क्या आप लोग साउथ कोरिया का 3.5 से 4 लाख रुपए के अंदर वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं, जहां पर एक अनस्किल्ड पर्सन 7.5 से 8 लाख रुपए महाना इजीली अर्न कर सकता है। आपके पास एजुकेशन है या नहीं है, आप लोग फिर भी इजीली पाकिस्तान से साउथ कोरिया का वर्क परमिट हासिल कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीकेकार है, जानते हैं आज के इस व्लॉग के अंदर। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। कल बहुत प्यार दिया फैसलाबाद ने और अपना जलवा दिखाया, और अपना प्यार अपनी मोहब्बत ऐसे ही बरकरार रखिएगा। तो मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आती रहती है आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत देख के। तो मैं भी डेली आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज लेके आता रहता हूँ। तो आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो तकरीबन 10-12 साल से साउथ कोरिया में मुकीम है, और आज इनसे जानते हैं कि ये साउथ कोरिया में पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करके गए थे और इनका कितना खर्चा आ गया था। तो साउथ कोरिया क्या सिटीजनशिप देता है वहां पर, और एक स्किल पर्सन कितने पैसे अर्न करता है या एक अनस्किल पर्सन वहां पर कितने पैसे अर्न कर सकता है। तो जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपको तकरीबन 10-12 साल तो हो गए साउथ कोरिया के अंदर। जी जी। तो आप जब पाकिस्तान से गए थे, क्या आप किसी एजेंट से वर्क परमिट लेके गए थे या आपने सेल्फ के ऊपर विदाउट किसी एजेंट कंसल्टेंट के अप्लाई किया था? एक्चुअल ना ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी जी। एंड गवर्नमेंट ऑफ कोरिया का एक कॉन्ट्रैक्ट है आपस में। सही है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इस मुआहदे के तहत ईपीएस सिस्टम इसको कहते हैं, जी एम्प्लॉयमेंट जी। परमिट सिस्टम। तो कोरिया में इस सिस्टम के तहत 17 ममालिक से लोग जाते हैं, सही है। जिसमें अनस्किल्ड ही होते हैं सारे। सारे अगर किसी की स्किल है तो वो उधर मतलब उसकी ना कोई आप कह लो किसी कोई ऐसी बात नहीं है, वो कहीं फाल नहीं करती उसकी ना स्किल, क्योंकि वो सारे उनको चाहिए ही अनस्किल्ड वर्कर होते हैं। जी जी। तो फ़र्ज़ करें आपकी स्किल किसी एक फील्ड में है, उधर आपकी जॉब पता नहीं किस फील्ड में होनी है ना, इसलिए वो आपकी स्किल वहाँ पे मोस्टली काम नहीं आएगी। आपको ज़ीरो से ही स्टार्ट लेना पड़ता है जहाँ भी जाएंगे, जो भी जॉब होगी आपकी। तो जब मैं गया था, किसी एजेंट का तल्लक ही नहीं, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि दो गवर्नमेंट के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट है। जी जी, तो वो मुआहदा है। मुआहदा है। तो हर साल इनकी तकरीबन कभी फरवरी और कभी मार्च में ना जी जी जी। ये अनाउंस करते हैं www.oec.pk। तो वहाँ पे इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाएंगे तो इनका वो रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार आया होता है कि फ़लाँ डेट से लेके फ़लाँ डेट तक आप रजिस्ट्रेशन का टाइम होता है। उसमें आप मिनिमम एज आपको पता ही है 18 साल से लेके 39 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो इसका तरीक़ेकार है, जब वो अनाउंस करते हैं वैकेंसीज़, आपने हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में जाएं जो आपके घर के कोई नज़दीक है जहाँ आप रहते हैं, उसमें 1000 रुपये आपने जमा करवाना है। सही है। तो वहाँ से जो आपको चलान वो देते हैं, उसका जो नंबर होता है उसको स्कैन करके यहाँ आपने अप्लाई कर देना ऑनलाइन ही। सही है। फिर उसके बाद जब वो डेट पूरा शेड्यूल एक दे देते हैं आपको, जब कि फ़लाँ डेट से लेके फ़लाँ डेट तक रजिस्ट्रेशन होगी, फ़लाँ डेट को इसकी लकी ड्रा का रिज़ल्ट आएगा। जी जी। जब रिज़ल्ट आएगा आप उस पर अपना आईडी कार्ड जब इंटर करेंगे तो आपको अपना रिज़ल्ट शो हो जाएगा। मतलब हमने सिर्फ आईडी कार्ड नंबर अपना पुट करना है, और वहाँ पर अगर आपका नाम आ गया लिख के तो समझ लें आपका लकी ड्रॉ में नाम आ चुका है। अगर नहीं आया तो आप सिलेक्ट नहीं हुए, आप दोबारा ट्राई करें। हाँ, यहाँ सिर्फ आपको रिस्क कितना है, 1000 रुपये का। अगर अनलकीली आप लकी ड्रा में आपका नाम नहीं आता तो आपका सिर्फ ज़ाया जो होगा 1000 रुपया जो आपने हबीब बैंक में जमा करवाना है, वो यहीं आपका प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। इसके आगे जिन कैंडिडेट्स के नाम उसमें लकी ड्रा में आ जाते हैं, फिर एक दोबारा शेड्यूल वो ऊपर इसी वेबसाइट पे आ जाएगा कि आप इसकी अब कंफर्म रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसकी डॉलर में फ़ीस होती है, तो कभी डॉलर आपको पता ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, वो राउंड अबाउट 3500-4000 के करीब होगी। सही है। सही है जी। वो आपने जमा करवाना ओईसी के दफ्तर में। उसके बाद आपका इसका लैंग्वेज का टेस्ट होगा, उसका फिर शेड्यूल इसी वेबसाइट पे आ जाएगा कि फ़लाँ बंदे का फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पे। इसके लिए अब पहले तो नहीं था, अब 2 इन्होंने लैब बना दी, कराची वाले लोगों के लिए आसानी कर दी है। जी जी। कराची में अब लैब बन गई। पहले सिर्फ इधर 0 पॉइंट इस्लामाबाद में एक ही लैब थी जहाँ पे सबका वो ऑनलाइन पेपर होता है, इसका टेस्ट होता है लैंग्वेज का। ऐसे ही है। फिर उसमें जो कैंडिडेट्स पास होंगे उनका उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। ये कंबाइन करके इनका एक मेरिट बन जाता है, जो इसमें सारे मेरिट पे कैंडिडेट आते हैं। उनका उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल जिनका क्लियर हो जाएगा, फिर उनका एक सीवी फॉर्म तैयार हो के कोरिया ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट जो आपका इधर ऑफिस है ओवरसीज़ का, वो सेंड कर देते हैं इसको कोरिया में।
अच्छा, ये ऑफिस हमारे लाहौर में भी है और इस्लामाबाद में भी है? इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, पेशावर में भी है, कराची में भी है। उसके बाद फैसलाबाद में है कोई? नहीं, फैसलाबाद में नहीं है अभी। फैसलाबाद में नहीं है। तो फैसलाबाद वाले ज़्यादातर फिर लाहौर को लाहौर, सेलेक्ट करते होंगे हाँ, क्योंकि इस्लामाबाद इनको भी करीब चले पड़ता जाते हैं, लाहौर भी चले जाते हैं। सही हो ये गया। दोनों इनको सूट करते हैं। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, बहुत सारे मेरे ऐसे बलोचिस्तान में भी, कोयटा में भी है। कोयटा में भी है, सही हो गया। अच्छा, बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको यही रहता है कि सर पैसे नहीं है लेकिन मैं यूरोप जाना चाहता हूँ, मैं शेंजन किसी कंट्री मूव करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे इसमें ये बताएं, इसके ऊपर जैसा कि 3.5 से 4 लाख रुपए का एस्टिमेट खर्चा आता है, इससे तकरीबन इतना ही होगा इसमें ना? आप मतलब शुरू से लेके एंड तक इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, कंफर्म रजिस्ट्रेशन फ़ीस, आपने लैंग्वेज किसी इदारे से पढ़नी है उसकी फ़ीस, जी जी। आपके ट्रैवलिंग के इसमें एक्सपेंसेस, और इसके बाद जब आपका वीज़ा आ जाना है उसके सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करके तकरीबन 3.5 से 4 लाख के दरमियान आपका टोटल ये खर्चा आएगा। सही हो गया। इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू आपने गवर्नमेंट ऑफ कोरिया से कॉन्ट्रैक्ट उसी सिस्टम में जाना है। मतलब इसमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। पैसे बाकी भी तब आपने पे करने जब आपका कंफर्म वीज़ा आना है। वीज़ा आना है, सही हो उसमें आपको देखें बेनिफिट कितना है। आपकी रहाइश, जी, आपका खाना पीना आपकी कंपनी के ज़िम्मे है। आप है। कोरिया के एयरपोर्ट पे जाओगे, वहाँ आपकी 2 दिन की मज़ीद ट्रेनिंग होगी, सही है। ठीक है। उधर बसेस आ जाती हैं एयरपोर्ट पे, वो आपको वहाँ से लेके ट्रेनिंग सेंटर उसको बोलते हैं, वहाँ ले जाएंगे। सबसे पहले हाँ आपका मेडिकल होगा ट्रेनिंग सेंटर पहुँच। अच्छा, ये वहाँ जाकर वहाँ भी जाके एक पाकिस्तान में होगा, एक वहाँ होगा? हाँ, अगर इसलिए मैं बता दूं आपके देखने वालों को कि अगर कुछ होता है, आपको पता ही पाकिस्तान में हमारे क्या होता है, इधर दे दिला के किसी का कोई मेडिकल का है थोड़ा बहुत तो वो क्लियर करवा लेते हैं इसको। जी जी। लेकिन कोरिया में जाते सबसे पहले आपका मेडिकल होगा। अगर आप अल्लाह ना करे ऐसा कोई इधर सीन करके गए, किसी को पैसे दे के मेडिकल, यहाँ से तो आपने क्लियर अपना कर लिया, लेकिन वहाँ जाके तो ऐसा सिस्टम नहीं होगा। जो आप में प्रॉब्लम है वो शो हो जानी है। सही है। इसलिए ऐसे दोस्त उनको अप्लाई ही नहीं करना चाहिए जिनको मेडिकल, जिनको कोई मजूरी है या कोई ऐसी डिजीज है तो वो इस चीज से अवॉइड करें, या तो तो उनको पहले मेरा उसका मशवरा भी, ट्रीटमेंट करवाएं। हाँ, आप अप्लाई करने से पहले अपना एक जो रूटीन वाला मेडिकल होता है ना, इनको पता है लेबॉर्ट्री वालों को, लैब वालों के पास जाएं कि मैं जाना चाहता हूँ कोरिया या ऐसे, तो उनको पता है वो कौन सा मेडिकल होता है, वो कर देते हैं। अगर आपको हेपाटाइटिस है, एड्स है, टीबी है, ये 3 मेजर डिजीजेज हैं, क्योंकि ये वायरल डिजीजेज हैं, एक बंदे से दूसरे को ट्रांसफ़र होती हैं। बिल्कुल। अगर किसी बंदे को इन तीनों में से एक भी मसला है, उसको अप्लाई ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना पैसा भी वेस्ट करेगा, टाइम भी वेस्ट करेगा, उसका एंड ऑफ द रिजल्ट उसको हासिल कुछ नहीं होना। अच्छा, एक वहाँ पर जो एक बेसिक सैलरी है, एक अनस्किल्ड पर्सन बेसिक सैलरी कितनी पर मंथ अर्न कर सकता है? बेसिक सैलरी जो गवर्नमेंट 2025 के लिए अनाउंस किया अभी उन्होंने, हर साल उसमें इंक्रीज़ होता है, जैसे सैलरीज पाकिस्तान में भी बढ़ती हैं, हर साल पूरी दुनिया में बढ़ती हैं। जी जी। तो 2025 की जो मिनिमम वेज है वो तकरीबन पाकिस्तानी 4.5 लाख है। 4.5 लाख रुपए, मतलब वो 8 घंटे विदाउट ओवर टाइम? हाँ, विदाउट ओवर टाइम 8 घंटे आप काम करेंगे। सही है। इसमें सैटरडे संडे भी आपको ऑफ होगा। उसके अलावा जो रेड डेज होते हैं, तो जैसे पाकिस्तान में भी सरकारी छुट्टियां आती हैं, वहाँ भी आती हैं, हर महीने में 1-2 तकरीबन हो ही जाती हैं, वो ऑफ होता है आपका। सही है। अगर कोई ओनर कंपनी का आपका 8 घंटे से ऊपर आपसे कोई जॉब करवाता है, ओवर टाइम लगवाता है, जी जी, या रेड डे है तो आपको वो बोले आज यार काम करो, काम है, या सैटरडे संडे कोई काम है, तो उसके लिए आपको वो एक्स्ट्रा मीन 1.5 गुना पे करेगा। अगर आपकी सैलरी पर आवर मिसाल के तौर पे 100 रुपये है, तो ओवर टाइम वाला आपका घंटा सैटरडे संडे या रेड डे वाला आपका 1 घंटा 150 रुपये का हो जाएगा। सही हो गया। 150% हो जाएगा, मतलब एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकता है बंदा वहाँ पे। जो ओवर टाइम लगाए सैटरडे संडे, कोई कंपनीज में काम होता है रोज 2-3 घंटे, वो इजीली 7 से 8 लाख पाकिस्तानी अर्न कर सकते हैं। अच्छा, एकोमोडेशन वो देते हैं, फूड वो देते हैं, जी, ठीक है। हमारा मेडिकल देते हैं कि नहीं? मेडिकल भी होता है आपका, क्योंकि आपकी माहाना जो सैलरी होती है उसमें आपकी इंश्योरेंस के पैसे कटते हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं, उसके अलावा टैक्सेस, मतलब आपको उधर सेफ्टी है हर तरह से, कोई ऐसा इशू नहीं है। जो कोरियन एक है उधर जिसके पास कोरियन नेशनल है, जैसे उसको जो हकूक़ हासिल हैं वही फॉरनर को भी वही हकूक़ सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि ये फॉरनर है ये कोरियन है। सही है। क्योंकि आप बाकायदा टैक्स पे कर रहे हो अपनी सैलरी से, आप उसकी सारी इंश्योरेंस पे कर रहे हो। अच्छा, ये सिटीजनशिप नहीं देता वहाँ की? सिटीजनशिप देते हैं, मतलब अगर शादी कर लो कोई ऐसी लड़की, कोरियन हो या कोई फॉरनर भी हो लेकिन जिसके पास कोरिया का पासपोर्ट हो, एक वो वे है सिटीजनशिप के लिए। या फिर दूसरा ये है कि
आप वहाँ एक लैंग्वेज का सिस्टम उन्होंने रखा हुआ था, लेवल। लैंग्वेज का मतलब कि वो लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 तक जाते हैं। आप उसमें करो कोई एसेट उधर अपना या सेविंग रखो सेविंग बैंक में, तो एक वो सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम है। पॉइंट होने चाहिए। हाँ, सही। उसमें भी डायरेक्ट नेशनैलिटी अच्छा, नहीं ये देते। आगे से आगे टफ होती जाती है लैंग्वेज? हाँ ऐसे ही है, लेवल 1 उसमें ईजी है, लेवल 2 उससे टफ है, 3 उससे टफ है, ऐसे ही है। लेवल 5 द मोस्ट टफ। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने सुना है, कहते हैं कि अगर आप वहाँ की किसी सिटीज़न से अगर आप शादी कर लेते हैं, ठीक है, चले बहुत सारे लोग हैं इस लालच में आगे कर लेते हैं कि जी मुझे वहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, मैं ज़रा अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल दे पाऊँगा, एक अच्छी तरबियत कर पाऊँगा। लेकिन उसमें एक चीज़ जो हमने सुना है, क्या ये सच है या ऐसी बनाई गई खबरें हैं? कहते हैं कि जिस आप लड़की से शादी करेंगे, जो आप पैसे अर्न करेंगे उसके अकाउंट में जाएंगे। फॉरनर के लिए यही रूल है उधर, फॉरनर के लिए? कोरियन के लिए नहीं है ये। सही है। फॉरनर सब के लिए यही रूल है कि अगर आप किसी कोरियन लड़की से शादी करते हो, आपकी जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है, वो उसी के अकाउंट में जाएगी। सही है। तो जाहिर बात है, पाकिस्तान में तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि अकाउंट के साथ आपने अपना जो सेल फोन का नंबर होता है वो अटैच किया जाता है। जो ही कोई ट्रांजैक्शन होती है बैंक में तो आपको मैसेज आ जाता है। ऐसे ही। तो कोरिया में तो हर बंदे का लगा होता है वो मैसेज अलर्ट। उसकी जो मिसेज है वो, आप कहीं कोई शॉपिंग करते हैं, कुछ भी एक्सपेंस करेंगे, उसमें से उसको मैसेज तो चला जाएगा उसी वक्त। सही। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोग चाहते हैं क्या अगर हम ये इसमें नहीं अप्लाई करते लकी ड्रॉ में, इसके अलावा कोई ऐसा तरीकाकार है कि किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट से जो इनका ट्रस्टेबल हो? क्या ऐसे वर्क परमिट आते हैं पाकिस्तान में? कोई ऐसा कोटा इशू नहीं होता? कोई अदारा नहीं है। सही है। एक मानसूल के नाम से था, लेकिन अब उनका भी कैंसिल हो गया है। उन्होंने एक खेप भेजी है, वो E7, वो स्किल्ड वेल्डर का उनके पास कॉन्ट्रैक्ट था, सिर्फ ओनली वेल्डर्स। सही। वेल्डर्स भी वो जो पाकिस्तान के किसी ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई इंस्टीट्यूट, उसका मेरा ख्याल 1 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड था उनका। जी जी। जो प्राइवेट है इनका नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट कोई भी था जहाँ उसने 1 साल का वो वेल्डर का डिप्लोमा किया, वो अप्लाई कर सकते थे। उनका जो भी प्रोसीजर था, उन्होंने उसमें से जो भी मतलब जो हाईली स्किल्ड थे उनके हिसाब से वेल्डर वो गए हैं को 30-35 के लगभग। सही है। उनका वीज़ा भी वो फैमिली वीज़ा था। फैमिली वीज़ा था। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि ये वीज़ा हमको मिलता है 5 साल का, ठीक है, 5 साल के बाद अगर आप वहाँ पे फैक्ट्री चेंज नहीं करते, सही है, तो आप जो है वो फिर नेक्स्ट 5 ईयर का आपको वीज़ा इशू कर देते हैं वो, ठीक है। अगर आप फैक्ट्री वहाँ पे चेंज कर लेते हैं तो फिर उसका क्या क्राइटेरिया है? पहले तो ऐसे होता था, जो फैक्ट्री चेंज करता था उसको पाकिस्तान दोबारा आके टेस्ट देना पड़ता था लैंग्वेज का। जी, और दोबारा उसकी कंपनी में उसके डॉक्यूमेंट जाते थे। तो ये उसके लिए तो इजी होगा क्योंकि वो तो 5 साल ऑलरेडी लगा चुका है। लेकिन अब इसमें नरमी कर दी उन्होंने। अब ये एक अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि अब ऐसा कर दिया कि अगर किसी ने कंपनी चेंज भी की है, लेकिन उसका जो लास्ट 1 ईयर है वो कंपनी में होना चाहिए, उसने कंटिन्यूस उसी कंपनी मतलब में 1 साल लास्ट वाला लाजमी है। हाँ, लास्ट वाला। फिर उसकी वो जो कंपनी है वो उसको नेक्स्ट 5 ईयर, यानी कि एक्चुअल 5 ईयर नहीं, तकरीबन 5 ईयर कह लो, 4 साल 10 माह का इनका वीज़ा होता है ये। सही है। तो उसको वहीं से फिर वो नया वीज़ा वो इशू कर देते हैं। सही हो गया। नेक्स्ट 4 साल 10 महीने का। 10 साल के बाद मेरे ख्याल से ये अलाउ नहीं करते कि आप नहीं, अब उसमें उसके बाद आप E7 पे जा सकते हो। अच्छा, ये जो वीज़ा ग्रांट होता है ये इसको क्या बोलते हैं? E9 होता है ये E9 होता है। अच्छा, ये E9 है। फिर उसके बाद हमने अगर स्टेटस चेंज करना है अपना तो फिर वो हम E7 में करेंगे। जो मौजूदा उनका, क्योंकि इसमें हर साल वो चेंजेस आ रही हैं, वो आगे से आगे आसानियाँ पैदा वैसे कर रहे हैं ना। सही है। तो जो मौजूदा स्टेटस E9 से आप E7 पे जा सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपका एक तो ये फैक्ट्रियाँ चेंज करने का होता है कि आप पहले रूल उनका है कि 5 साल 4 साल 10 माह में 5 दफ़ा अपनी फैक्ट्री चेंज कर सकते हो। सही है। ठीक है। उसमें भी ये होता है कि 3 साल का पहले वीज़ा होता है जब आप पाकिस्तान से जाते हो, 1 साल 10 माह का फिर आपका फर्दर वहीं से मतलब उसका जो रिन्यू होता है, रिन्यू हो जाएगा। ठीक है। तो उसमें 3 साल में 3 दफ़ा चेंज कर सकते हो, 1 साल 10 माह में आप 2 दफ़ा चेंज कर सकते हो। सही है। लेकिन जब E7 पे चले जाएंगे आप, तो उसमें आपकी ये जो फैक्ट्रियाँ चेंज करने वाला ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाता है। जितनी मर्ज़ी चेंज कर लो, उसमें ये आपसे पाबंदी ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसमें भी आपको पॉइंट बरकरार रखने पड़ते हैं अपने, जो मिनिमम है। उसमें 2 सिस्टम, पहले 52 पे चेंज होता था E7, अब K पॉइंट एक नया उन्होंने मुतारफ़ करवाया है E74। E74 इसमें मिनिमम आपके 200 पॉइंट्स रिक्वायर है। सही है। जिन्होंने K पॉइंट इसको बोलते हैं, वो K पॉइंट के तहत अब E7 चेंज किया है, उनके लिए वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपने पूरे रखने हैं, आपके उसको वो बैलेंस रखना आपने 200 पॉइंट्स है। तो जो पहले थे इससे K पॉइंट से पहले था E7, वो 52 पे
चेंज होता था, उनको 52 अपने बरकरार रखने पड़ते हैं हर साल। उसमें आपकी सैलरी के मार्क्स होते हैं, आपकी एज के होते हैं, आपकी उधर एजुकेशन के होते हैं। पाकिस्तान वाली एजुकेशन के अब के पॉइंट में तो ख़त्म कर दिए हैं, पहले होते थे। अब सही है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई ये लिफ्टर, फोर्क लिफ्टर, वो छीके छाप बोलते हैं कोरियन लैंग्वेज में इसको, तो अगर उसका लाइसेंस है उसके भी मार्क्स हैं आपको। सही फिर है। कंपनी एक लेटर इशू करती है, उसके मार्क्स होते हैं। जो आपकी कंपनी का ओनर है वो कहता है ये बंदा मैं रखना चाहता हूँ, मुझे ज़रूरत है इसकी। उसके अलावा जो आपका सिटी का मेयर होता है, एक रिकमेंडेशन लेटर वो भी इशू करता है, उसके भी पॉइंट हैं आपको मिलते। तो कोरिया में आपको जितना टाइम हो गया उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। ये मिला के आपका जो मिनिमम 200 हो जाए तो कोरिया में आपको कम से कम 4 साल होना चाहिए सही है। जॉब करते हुए वर्क परमिट सिस्टम के तहत। और लास्ट जो कंपनी जिसके थ्रू आपने वीज़ा अप्लाई करना है उसमें 1 साल आपका होना चाहिए सही मिनिमम। तो फिर आप, और लैंग्वेज के कम से कम 2 लेवल आपके होने चाहिए कंप्लीट। तो फिर आप इसके लिए अहल हो जाते हो अगर आपका 200 पॉइंट है तो। सही है। फर्दर आपने कोई वायलेशन ना की हो इमिग्रेशन में, आप किसी आपके कोई मतलब जुर्माना नहीं होना चाहिए ना, ऐसा कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना क्रिमिनल चाहिए। रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसे ही है। और आपने टैक्स पे किया हो वो गवर्नमेंट तो टैक्स तो आपका माहाना सैलरी से अच्छा, ऑटोमेटिक जाना ही जाना है। जैसा कि आप देखें ना, अब बहुत सारे लोग लग्जमबर्ग टॉप पे जा रहा है, जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से भी वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री है। और हर बंदा सैलरी में नंबर 1 कंट्री है, हर बंदा वहाँ जाना चाहता है। लेकिन वो आपकी सैलरी का 40% जो है ना वो रखते हैं। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ की आपके लिए जो है वो मेडिकल फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। तो उसकी गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर सी बात है आप में से टैक्सेस लेके आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगी ना। तो यहाँ पर टैक्स की रेशो क्या देखने को मिलती है? तकरीबन आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 5% 5% बहुत मतलब अच्छा है साउथ कोरिया अच्छा है कमाई के लिहाज से। अच्छा, बहुत सारे लोग एज अ टूरिस्ट वीज़े पे जाना चाहते हैं, वहाँ जाके कहते हैं हम असाइलम क्लेम कर लेंगे। क्या ऐसा कोई चक्कर होता है वहाँ पे? कोई ऐसा सीन मिल तो जाता है, लेकिन अब पिछले दिनों उन्होंने एक पाकिस्तानी एक एजेंट पकड़ा है उन्होंने। तो मतलब उन्होंने फेक कंपनी बना के जिस पे वो गारंटी लेटर, अथॉरिटी लेटर इशू करते थे, वो 2022 से लेके वो कोरियन न्यूज़ में जगह जगह चैनल्स पे वो न्यूज़ उन्होंने दिखाई भी है, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया सब पे। तो अब उन्होंने उस पर सख्ती कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का दायरा उसको मज़ीद वो वसी करेंगे कि वो फेक उन्होंने बना के सारे डॉक्यूमेंट्स। तो उधर तकरीबन 29 पर्सन ऐसे थे जो उस एजेंट के थ्रू गए। तो एक तो इसमें आपके कंट्री की बदनामी होती है, ज़ाहिर सी बात है। तो असाइलम अप्लाई करते हैं, हम खुद उधर जाके बता रहे हैं उनको कि यार हम हमारे मुल्क में अमन ओमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है, हम उधर मेरी जान को ख़तरा है। ऐसे ही तो हम तो भाई इसकी ना मतलब नहीं इसके हक में, ज़ाहिर सी बात है मुल्क की बदनामी है, ऐसे ही इसको आपको अवॉइड ही करना चाहिए। अपने फ़ायदे की खातर पूरे मुल्क को आप बदनाम कर रहे हो, नुकसान पहुँचा रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो अब जितने भी लोग निकल रहे हैं वो टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं। अच्छा, टूरिस्ट वीज़ा पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ की इमिग्रेशन इजीली हो जाती है क्लियर के, या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं टूरिस्ट के लिए? वो डिपेंड करता है उस बंदे की प्रोफाइल क्या है। वो इमिग्रेशन का एक अपना सिस्टम है, एक ऑफिसर जो मौके पे बैठा है, 2 बंदे सेम होते हैं, प्रोफाइल सेम है उनकी, एक को रिफ्यूज़ कर देता है, एक को वो कहता है ओके कर देता है। नहीं, देखें ना, अब एक बंदा यहाँ से अकेला जा रहा है, एक बंदा किसी और सिटी का है, अगर उनकी प्रोफाइल मैच हो जाती है तो वहाँ पे फिर वो क्या मैं करेगा? बता रहा हूँ ना जी, ये एक उनके इमिग्रेशन का अपना एक सिस्टम है जिसके तहत वो देखते हैं बंदे की प्रोफाइल क्या है, उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, उसकी स्टेटमेंट अच्छी है, वो जज कर जाते हैं कि ये बंदा इधर आके मतलब क्या हमारे कंट्री में ये वापस चला जाएगा, जे मतलब 100% ये इधर टूरिस्ट ही है, सिर्फ कोरिया का विजिट करने के लिए आया। उनकी भी एक अपनी साइकी तो होती है ना जी, जारी बात जो ऑफिसर इमिग्रेशन वाले उधर बैठे हैं वो जज तो कर जाते हैं। कुछ बता, मुझे पता है वो साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, वो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से उनको पता चल जाता है। लेकिन वहाँ पर कुछ बता सकते हैं कोई ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिससे चले बहुत सारे लोग टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हैं? वो आपसे यही वो पूछेंगे किस काम के, किस पर्पस, जारी बात आप बोलोगे मैं इधर ना जी कोरिया विजिट करने आया हूं। विजिट करने वो पूछेंगे कोरिया में क्या विजिट करने है, किस जगह कौन कौन सी इधर चीज़ें हैं जो आपने विजिट करनी है, वो ये पूछेंगे। वो ज़ाहिर उनकी जो मेन मतलब विजिटिंग साइट्स हैं आप बता सकते हो कि अगर इंचन में उधर वलमीदो पार्क है, उसके बाद उनका एक इंचन ग्रैंड पार्क है, उसके बाद आप बता सकते हो जो सियोल में है जी जी, तो वो लोटे वर्ल्ड में देखना चाहता हूँ। उसके बाद वो जो अब कोरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है दुनिया में, तो पता नहीं वो कितने नंबर का है, स्काई वर्ल्ड टावर है, तो वो लोटे ग्रुप का ही वो भी प्रोजेक्ट है, स्काई टावर उसको बोलते हैं।
वो भी आप, उसके बाद सियोल टावर है वो मैंने देखना है। उसके बाद आप बोल सकते हो मैं बुसान देखना चाहता हूँ कि उनका जो बुसान का होंदे बीच है वो बहुत फेमस है। उसके बाद जेजू आइसलैंड है इनका, सही है। वो सारी दुनिया वो देखने जाती है। तो मतलब ये थोड़ा सा वो फिर देखते हैं, इस बंदे को इन्फॉर्मेशन है जो ये उनके मेन पॉइंट्स हैं जो विजिटर जाते हैं जहाँ पे। एक हनूक विलेज है उनका, जो उनका कल्चरल विलेज है ना जी, जहाँ पे कोरिया का सारा कल्चर आपको वो उन्होंने आज भी वो कदीमी शक्ल में उसको रखा हुआ है, जैसे हमारे इधर बादशाही किला हो गया, ऐसे ही कह लें आप। हाँ ऐसे उनकी वो तारीखी चीज़ें बड़ी होंगी। अच्छा दूसरी चीज़ ये बताएं, अगर कोई बंदा एज अ टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, क्या उसको स्पॉन्सर लेटर लाजमी चाहिए वहाँ का? जी, स्पॉन्सर लेटर स्पॉन्सर विदाउट स्पॉन्सर लेटर नहीं हो सकता? अगर वो स्पॉन्सर लेटर की जगह कंफर्म होटल बुकिंग या रिटर्न टिकट दे दे, मेरा नहीं ख्याल वो उसको मतलब ओके करेगा। इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है ना, वो किसी की गारंटी कोई इनविटेशन लेटर तो चाहिए, ये लाजमी है कोरिया के लिए। नहीं। जो अब देखें ना, बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं, अब बहुत सारे लोग ना 3-3 वीज़ा इकट्ठे अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट में हांगकांग हो गया, उसके बाद वो सीधा साउथ कोरिया जाते हैं, वहाँ से जापान जाते हैं ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, वहाँ से सीधा पाकिस्तान आ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए तो ज़ाहिर सी बात है, अगर जिनका उधर कोई नहीं है, जिनके तो हैं वो तो उनसे मंगवा सकते हैं, जिनका कोई नहीं है तो फिर वो यहाँ से अपनी जो होटल बुकिंग करवा लेता है, ठीक है, रिटर्न टिकट उसके पास होना चाहिए। तो क्या इससे फिर इमिग्रेशन में आगे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं देखने को मिलेगी? नहीं, वो जो मैं वही आपको पहले भी बताया कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं ना जी, जी वो आपकी बात के बॉडी लैंग्वेज से जज कर जाते हैं बंदे को। वो ज़ाहिर सी बात है, जो तो बंदा टोटली 100% विज़िट के मूड से जा रहा है कि मैंने विज़िट ही करना है, तो उसकी मतलब हिस्ट्री ऐसी होगी, उसकी प्रोफाइल ऐसी होगी, उसको तो आई थिंक वो ग्रांट कर देगा वीज़ा। सही है। तो जो फिर ऐसे ही होता है कि ये वो आइन बाइन शाइन करेगा, तो ज़ाहिर बात उसको तो वो रिफ्यूज़ ही करेंगे। बिल्कुल। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं पाकिस्तानियों को कि आप लोगों को बिल्कुल ये अप्लाई करना चाहिए? तो अब कब लकी ड्रा शो इनके हो रहे हैं अभी जो होंगे? हर साल वो कभी फरवरी में आ जाते हैं, 2025 फरवरी में होते हैं, कभी मार्च में आ जाते हैं। सही हो गया। तो अभी आएंगे, तो जो हमने वेबसाइट बताई, अब तकरीबन मोस्टली पाकिस्तान में 50% लोगों को इसका पता चल गया। मैंने भी पिछले साल व्लॉग बनाए, इस पे बहुत सारे लोग, बहुत सारा काम किया, बहुत इन्फॉर्मेशन दी आपने। जी मैंने देखी आपके रेगुलर, मैं आपका व्यूअर हूँ, तो शुक्रिया। हाँ जी, सही है। तो देखा, जैसा कि मैंने कोशिश की कि इनसे सारे क्वेश्चन कवर किए। बाकी अगर आपका फिर भी कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो और लोग सेल्फ के ऊपर अप्लाई कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है इस फील्ड के अंदर ख़ास कर, तो ठीक है, जो एक आधा अच्छा भी काम कर रहा है उसको भी ये लेबल लगा देते हैं, नहीं जी ये भी फ्रॉड ही होना है। तो बाकी कोशिश करें कि आप सेल्फ के ऊपर करें। बाकी इंशाल्लाह वेट करें, जैसे इसकी वैकेंसी आएंगी, यही 1-2 महीना है आई थिंक हो जाएंगी। जी जी, हाँ 1-2 महीना इंशाल्लाह। मैं आपको थोड़ा बताना भूल गया, जो E7 वीज़ा होता है उसमें आपको आपकी फैमिली अलाउ हो जाती है साथ, फैमिली लॉ हो जाती है। E9 जो होता है उस पर नहीं होती फैमिली लॉ, उस पर सिर्फ आपने जॉब ही करनी होती है प्योरली। E7 पे जाके आपको आप अपने फैमिली डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को। लेकिन जो पेरेंट्स का वीज़ा था वो सिर्फ 90 डेज़ का होता है। सही। जो आपके फैमिली में आपकी मिसेज हैं, आपके किड्स हैं, उनका जब तक आपका वीज़ा है आपके साथ सेम वो एक्सटेंड होता रहेगा। सही हो। क्योंकि जो E7 है हर 2 साल के बाद एक्सटेंड होता है, 2 साल के लिए। सही। तो ऑटोमेटिकली आपके फैमिली मेम्बर्स का भी उसी हिसाब से 2 साल का एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक हो। चलें जी, बाकी इंशाल्लाह ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।